नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी इश्क मुबारक के तीसरे सीज़न के दूसरे भाग के साथ। इस कहानी का नाम है अगर तुम साथ हो। दोनों ने आगे बढ़कर पहले आकाश के पैर छुए, फिर धृति के। धृति ने दोनों को कसकर सीने से लगा लिया। कौस्तुभ, कनिष, मेरे जिगर के टुकड़े, उसने दोनों के माथों को चूमते हुए आशीर्वाद दिया। बड़ी माँ, वो चमर बिलाई कहाँ है? कौस्तुभ ने आगे बढ़कर धृति के कान में फुसफुसा कर कहा। धृति को हंसी आ गई। भाई बहन की शैतानियों के बीच वो बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। उसने उंगली से अलंकृता के बेडरूम की तरफ इशारा कर दिया। कौस्तुभ ने कनिष्क की तरफ देखा और दोनों ही उसके कमरे की तरफ भाग निकले। सब हंस दिए। धृति और आकाश ने आगे बढ़कर रक्षित और शोभा के पैर छुए और अर्नब और रूही ने सभी के। रूही ने ज़ीब्रा प्रिंट टॉप को सफ़ेद ब्लेज़र और सफ़ेद ट्राउज़र्स के साथ पेयर किया था। शोभा और रक्षित अब 70 की दहलीज पार कर चुके थे। उम्र का असर उनके शरीर पर साफ दिखाई पड़ने लगा था। शोभा के चेहरे की झुर्रियाँ साफ दिखने लगी थीं। रक्षित का वजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। पापा जी, मम्मी जी, अंदर आइए ना आप लोग। धृति ने झटपट सोफे के कवर को ठीक करते हुए कहा। आज संडे था ना, तो थोड़ी आँख लग गई और उठने में भी ज़रा देर हो गई, इसलिए थोड़ा सा काम बाकी रह ही गया। क्या धृति यार, अभी तो छोड़ो ये सब। अरे आज के दिन तो बाहर जाओ, एंजॉय करो। सोफे के कवर साफ करते हुए एनिवर्सरी कौन मनाता है? अर्नब ने आते ही उससे चुहलबाजी की। रूही तो दौड़कर उसके गले से लग गई। धृति यार, एनिवर्सरी के दिन ना तुम अपने हाथ का ही खाना खिलाना प्लीज़। वैसे मेन्यू में क्या है आज? वो अपनी हथेलियाँ आपस में रगड़ते हुए बोली। धृति, इनडायरेक्टली रूही ये बताना चाहती है कि उसने आज भी अच्छा खाना बनाना नहीं सीख पाया है, केवल ठूसना ही सीखा है। अर्नब उसे चिढ़ाते हुए बोला। रूही ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से उसे घूरा। ऐसी बात नहीं है धृति, अब मैं बहुत अच्छी सूपी नूडल्स बनाने लगी हूँ, रूही ने सफाई देते हुए कहा। हाँ, और कन्नू को तो इसने इतना बिगाड़ दिया है कि वो सूपी नूडल्स के साथ ही रोटी खाता है। माँ उसे इतनी प्यारी है कि वो ऑफिस से रूही के आने तक भूखा ही बैठा रहता है। जब माँ आ जाएगी तभी कुछ खाएगा। हाँ तो माँ तो आखिर माँ ही होती है, उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। धृति मुस्कुराई और उन सबको छोड़कर शोभा की तरफ बढ़ी और उनके गले से लग गई। शोभा ने भी उसके गाल पकड़कर उसके माथे को चूम लिया और ढेर सारा प्यार उस पर उड़ेल दिया। मम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? पापा फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं या नहीं? केवल फिजियोथेरेपी से कैसे होगा बेटा? डॉक्टर ने तो शराब छोड़ने के लिए भी कहा है ना। वो तो उनसे छोड़ी नहीं जा रही, वज़न दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चल रही हैं। तुम लोगों ने अपने काम के चलते अलग रहने का डिसीजन क्या लिया? तुम्हारे पापा ने इसे अपने ईगो पर ले लिया है। पर वो ऐसे नहीं थे कभी। धृति का चेहरा उदास हो गया। हम उन्हें कैसे समझाएं कि उस समय ये ज़रूरी था? बाकी हम उनसे कितना प्यार करते हैं ये तो हम ही जानते हैं। शोभा ने वापस प्यार से उसके गाल थपथपाए। इसमें तुम्हारी आकाश की कोई गलती नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि आकाश ने बार घर से हटवाने की बात की और तुम्हारे पापा ने मना कर दिया। और उसी दिन रात में आकाश ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चलते यहाँ रहने की बात बताई। तब से उन्हें ये लगने लगा है कि उन्होंने तुम्हें बाहर हटाने से मना कर दिया, इसी कारण आकाश और तुम अब उनसे अलग रहने लगे हो। धृति का चेहरा और छोटा हो गया। पर माँ, अरे छोड़ो भी, अब उनकी उम्र हो गई है, अब तो नए बदलाव होते रहते हैं रोज़। चिड़चिड़े होने लगे हैं,
गुस्सा ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये सब कुछ नया थोड़ी ही है, पहले भी तो ज़िद्दी ही थे, बिल्कुल आकाश की तरह। लेकिन अब वही ज़िद्दीपन जब उनका लड़का दिखा रहा है तो नाराज़ हो बैठे हैं। धृति का चेहरा कुमला गया। रूही उसके गले से लग गई। लीव इट ना यार, आज स्पेशल डे है, उसे खराब मत करो। उनके मिलने पर सब कुछ पहले जैसा ही था। वही शरारत भरी बातें, छेड़खानियाँ, चुहलबाजियाँ। लग ही नहीं रहा था कि समय 18 साल आगे बढ़ चुका है। बस अब कुछ नए शरारती जीव भी जुड़ चुके थे। बदलाव था तो सिर्फ रक्षित और आकर्ष के रिश्ते में। रक्षित अभी भी दरवाजे पर हाथ पीछे बांधे हुए खड़े थे। आकर्ष सामने खड़ा अपनी नाक खुजा रहा था। अंदर आइए डैड। तुम तो बोल रहे थे यहाँ टेम्परेरी ही रहोगे, फिर ये दूसरी मंजिल का काम क्यों शुरू करवा दिया? टेम्परेरी ही है डैड, दूसरी मंजिल को रेंट पे दे देंगे और जब हम शिफ्ट होंगे तो ये पूरा मकान रेंट पर उठा देंगे। वैसे भी सरकार की नई योजना के तहत जो ग्रेटर कानपुर रिंग बन रही है उसमें ये इलाका भी आता है। यहाँ कुछ ही समय में बहुत डेवलपमेंट होने वाला है और ऐसे में यहाँ कई और इनकम के सोर्स खोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया। केवल यही नहीं, मैंने इसी इलाके में 2 कमर्शियल प्लाट भी खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट वो तो 18 साल से कर रहे हो, प्रॉफिट कितना बनाया? बिजनेसमैन नहीं, कॉमन मैन वाला माइंडसेट है तुम्हारा। तुम्हारे घर को देखकर तो लगता ही नहीं कि डैड। आकाश ने टोक दिया। आप सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेंगे, अंदर आइए ना। रक्षित बिना उसकी तरफ देखे अंदर आए और सीधे शोभा के पास जाकर बैठ गए। अपना लाइफ स्टाइल ही बदल दिया है 18 सालों में। ये आकाश, इसे मैंने लंदन भेजा था 2 साल एमबीए करने के लिए, देखो तो ज़रा। वो बैठते ही बुदबुदाए। शोभा ने आंखें दिखाईं और बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया। धृति तो आज सबको एक साथ देखकर बाग बाग हो गई थी। झट से अपनी साड़ी कमर में खोसते हुए बोली, अच्छा आप सब बातें कीजिए, मैं बस 2 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। रुको धृति, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। रूही भी उठकर उसके पीछे पीछे चली गई। देख लेना धृति, कहीं मुंह दिखाई वाली रस्म जैसे चाय छोड़कर रील ना बनाने लग जाए। अर्नब ने पीछे से चुटकी ली। रूही ने एक बार फिर घूर कर उसे देखा तो अर्नब भाई साहब ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या हुआ, 2 बच्चे हो गए थे तो? खौफ तो अभी भी बरकरार था और बिल्कुल पहले जैसा ही था। आकाश सोफे पर अर्नब के पास बैठ गया। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अर्नब की आंखें साफ कह रही थीं कि आकाश यहाँ केवल कुछ घंटों के लिए जो झेल रहा है उसे ये सब यानी रक्षित का गुस्सा रोज़ झेलना पड़ता है और उसका कोई इलाज नहीं है। मेरी गुड़िया कहाँ है? एक बार फिर रक्षित की आवाज़ आई। उनकी भौहें अभी भी तनी हुई थीं। वो अपने कमरे में सो रही है, मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ, आकाश बोला। इधर अलंकृता अपने कमरे में चैन से सोई हुई थी। गुलाबी रंग की थीम पर बना उसका छोटा सा बेडरूम बेहद खूबसूरत था। वो अपने पैरों के बीच में एक बड़ा सा पिंक सॉफ्ट प्लस टॉय दबाकर आराम से सो रही थी। उसके ख्वाबों की दुनिया में वो एक खूबसूरत से वंडरलैंड में टहल रही थी कि अचानक पीछे से किसी खूंखार जानवर ने उस पर हमला कर दिया। उसने खुद को बचाने की कोशिश में एक ज़ोरदार लात उस जानवर के मुंह पर दे मारी। वो जानवर कोई और नहीं बल्कि अर्नब का छोटा बेटा और उसका चचेरा भाई कनिष्क था। वो उठकर बैठ गई। तुम दोनों यहाँ क्यों? उसका मुंह बन गया। अरे मिलने आए हैं अपनी प्यारी बहन से। कनिष्क ने अपनी आंख सहलाते हुए उसके सर पर एक जोरदार टीप मारी। कौस्तुभ तो बड़े ही आश्चर्य से उसके कमरे की हर चीज़ देख रहा था। बे, कमरा है या लड़कियों का पिंक ज़ॉम्बी लैंड? अबे ये देख डॉल हाउस। वो किनारे रखे हुए अलंकृता के डॉल हाउस को देखते हुए बोला।
अरे कब तक गुड़ियों से खेलती रहोगी आलू? अब तो घर घर खेलने की उम्र हो गई है तुम्हारी। वो भी असली वाला। कोई ऐसा गुड्डा मिलना चाहिए तुम्हें जो तुम्हें इस उम्र में गुड़ियों से खेलने के लिए कायदे का बेल्ट ट्रीटमेंट दे सके। कनिष्क एक बार फिर उसे टीप मारते हुए बोला, शट अप! वो जोर से चिल्लाई। अबे कन्नू ये देख, इसकी गुड़िया के पास भी अपना एक वार्डरोब है, कपड़ों से भरा। कौस्तुभ उस डॉल हाउस में बनी छोटी सी प्लास्टिक की वार्डरोब को हाथ लगाने ही वाला था कि अलंकृता जोर से चीखी, छूना मत उसे, बता रही हूँ, अगर वो टूट गया ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कौस्तुभ ने पीछे पलटकर उसे देखा और फिर जानबूझकर उस वार्डरोब में उंगली छुआ दी। फिर पलटकर अलंकृता को देखा और एक बार उंगली वापस उस वार्डरोब में छुआ दी। कनिष्क भी कूदकर वहां पहुंच गया और उसकी बारबी डॉल का ड्रेस कलेक्शन खोलकर जमीन पर बिखेर दिया। मैं कह रही हूँ मेरे डॉल हाउस से दूर हटो तुम दोनों, वो लगभग रोते हुए बेड पर से चीखी। उसे सुबह सुबह का ट्रॉमा मिल चुका था, उन दो जंगली जानवरों को अपने कमरे में खुला देखकर। ये कहाँ से डिज़ाइन करवाया, सब्यसाची से या मनीष मल्होत्रा से? वो एक छोटा सा बारबी ड्रेस उठाकर अलंकृता की फिरकी लेते हुए बोला। कौस्तुभ भी मुंह फाड़कर हंस दिया। किट्टू भाई, पूरा किंडरगार्टन में आ रखा है इसने अपने कमरे को, कहकर दोनों खी कर हंसने लगे। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, मुझे टॉर्चर करने? वो रुआसी सी बोली। अरे नहीं नहीं, हम तो यहाँ से सीधा सोनी के शोरूम जाएंगे, PlayStation 5 लेने। तुम्हें रुलाने का ऐसा कोई ख़ास इरादा नहीं था हमारा, पर बेसिकली हमें अभी इसमें मज़ा आ रहा है। जैसे तुम दोनों के लक्षण है ना, तुम दोनों एक दूसरे का खून मत कर देना गेमिंग करते करते। अरे एक सेट पे कौन खेलेगा? मैं अपना अलग लूँगा और किट्टू अपना अलग लेगा। PlayStation 5 एक गेमिंग सेट था जिसकी कीमत बाज़ार में 50,000 के आसपास थी। 2 सेट यानी लगभग 1 लाख रुपए। अलंकृता का मन उदास हो गया। अगर इतने रुपए उसके पास होते तो वो अपने मॉम डैड की एनिवर्सरी पर उन्हें खुद से लिखी हुई किताब तोहफे में देती, लेकिन उसके अंदर तो आकाश का सेल्फ रिलायंस वाला गुण कूट कूट कर भरा हुआ था, जो उसे किसी भी कीमत पर अपने परिवार से पैसे मांगने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कौस्तुभ वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया और उसके गले में हाथ डालकर बोला, कल वो लड़का कौन था तेरे साथ कॉलेज में, जिसके साथ बाइक पर घूम रही थी तुम? क्या है इडियट! अलंकृता ने कौस्तुभ का हाथ कसकर झटक दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वापस अलंकृता के सर पर एक टीप मारी। चुपचाप बताना, कल उस छपरी के साथ बाइक पर कहाँ गई थी? अलंकृता ने चिढ़कर उसके बाल खींच लिए। कॉलेज ये सब करने जाती हो? पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर घर पर बैठा दूं? कनिष्क ने भी ताल से ताल मिलाई। कोई शक नहीं कि तुम दोनों अपने खड़ूस मामा पर गए हो, अलंकृता खींच कर बोली। अरे बता ना, कौस्तुभ ने फिर से उसके सर पर टीप मारी। हाँ बोलो, वरना अभी नाम कटवाता हूँ कॉलेज से। कनिष्क जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। पापा, चाचू! अलंकृता आंखें मूंद कर जोर से चिल्लाई। आंखें खोली तो दोनों गायब थे, दोनों ही उसके पैरों में पड़े हुए थे। अरे दीदी, आप तो नाराज़ हो गई, छोटे भाई आपसे एक तो सा मजाक भी नहीं कर सकते क्या? दोनों उसके पैरों पर सर रखते हुए बोले। तुम दोनों मेरे छोटे भाई हो और मुझसे ऐसे बातें करते हो। वो रो दी। उसके आंसू बह निकले, जो इस बात का प्रमाण थे कि वो धृति के जैसी ही नाजुक थी। कनिष्क और कौस्तुभ उसके गले से लग गए और उसके आंसू पोंछने लगे। अरे पगलू, कैसे लड़कियों की तरह रोती है, देखो तो ज़रा। कनिष्क ने उसकी आंखें पोंछ दी। मैं लड़की ही हूँ, तुम दोनों गधे हो, वो हिचकियाँ लेते हुए रोने लगी। अरे सॉरी बाबू, मत रो प्लीज़,
पूरा खानदान नीचे मौजूद है। हमारे पिछवाड़ों पर लात मारकर घर से बेदखल कर दिया जाएगा हमें। प्लीज़ चुप हो जाओ माता, प्लीज़। कौस्तुभ ने उसके सर पर प्यार से पुच्ची देते हुए कहा। लेकिन अलंकृता वैसी लड़की थी ही नहीं। वो जितनी इंट्रोवर्ट थी उतनी ही भावनात्मक रूप से कमज़ोर भी। उसे छोटी छोटी चीज़ें भी चोट पहुंचा जाती थीं। इसीलिए वो अधिकतर अकेली ही रहना पसंद करती थी। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। आह्वान के अलावा कोई भी नहीं। उसे लगता था आह्वान के अलावा कोई उसे समझता ही नहीं। एक वही तो है जो उसकी फीलिंग्स का कभी मजाक नहीं बनाता, बल्कि हमेशा उसका साथ देता है। हाँ, वही आह्वान, आह्वान शुक्ला, जिसे कनिष्क और कौस्तुभ छपरी कहकर बुला रहे थे। फिलहाल दोनों भाई अपने मिशन में फेल हो गए। इससे पहले कि वो अलंकृता को चुप करा पाते, आकाश उनके कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। तो ये था कहानी इश्क मुबारक के तीसरे सीज़न का दूसरा भाग। मिलते हैं अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक ही मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।